आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल मैम। प्रदीप जी, सबसे पहले रेनेसा आईएएस के ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतना ऊंचा रैंक हासिल किए, अपना नाम रोशन किए, अपने सभी परिवारजनों का नाम रोशन किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब आप बताइए प्रदीप जी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? मैम मैं बेसिकली धनबाद से बिलोंग करता हूँ। धनबाद के ग्रामीण परिवेश, धनबाद से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव है तेलमच्छो, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। ये पूरा ही ग्रामीण परिवेश है मैम। और मेरी स्कूली शिक्षा में एक स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल है, वहाँ से लगभग 8वीं तक की पढ़ाई हुई थी। उसके बाद से मैंने मैं एक स्कूल के ही वहीं से मेरा एडमिशन हुआ था, फागू मातो उच्च विद्यालय करके, वहाँ से मैंने मैट्रिक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीटेक करी है बीआईटी सिंदरी से, केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक करी। उसके बाद 2016 से 2018 में मैंने एमटेक किया आईआईटी बीएचयू से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी से। उसके बाद मैंने बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हूँ। अभी आपको जेपीएससी कौन सा पद मिला है और क्या रैंक प्राप्त हुआ है? 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मुझे 25वां रैंक मिला है और उसी के अनुसार मुझे डीआरएसपी का पद मिला झारखंड पुलिस सर्विस में। तो क्या ये आपकी पहली प्रायोरिटी थी या कुछ और भी आप दे रखे थे? मैम फर्स्ट प्रेफरेंस तो जेएस था, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे झारखंड पुलिस सेवा मिला, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता थी। तब आप संतुष्ट हैं ना इस सेवा प्राप्त, जो सेवा आपको मिला उससे आप संतुष्ट हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल अभी बहुत ही संतुष्ट हूँ। मेरा जो 7वीं से जेपीएससी लिखने का मेन मकसद था वो था कि झारखंड में आके अपनी सेवा देनी है, चाहे जो भी सर्विस मिलती। तो झारखंड पुलिस सेवा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने 2018 में एसआई के लिए भी दिया था एग्जाम झारखंड पुलिस सेवा में। लक बोलिए या बेड लक बोलिए, उसमें उस समय नहीं हो पाया था। फिर से उसी डिपार्टमेंट में मैं अभी डीएसपी के पद पे जाऊंगा। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा प्रदीप जी, आप चूंकि पहले से कार्यरत हैं तो आप झारखंड में अपना स्टेट वापस आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। अब आप बताइए कि आप इस एग्जाम में अपना मीडियम क्या अपनाए थे? मैम मेरा मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि बीटेक की सारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई थी और इसलिए मैंने अपना मीडियम इंग्लिश लगा। लेकिन बुक एंड पढ़ाई कंटेंट के मामले में मुझे दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे कंटेंट के लिए मैंने हिंदी का भी मटेरियल यूज किया है, बट मेंस का आंसर राइटिंग मैंने इंग्लिश में किया है। अच्छा, मेंस स्पेशली आपने इंग्लिश में किया। अच्छा, ये बताइए कि आपका प्री की स्ट्रेटजी आपने क्या रखी, कैसे आप प्री को क्वालिफाई किए, कुछ क्लियरली बताइए, स्टूडेंट्स को फायदा होगा। मैम जैसे सिविल सर्विस के लिए बोला जाता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए और इंटरव्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। तो यही प्रैक्टिस था मेरा। जेपीएससी का मैम एक सबसे अच्छा बात यही है कि सिलेबस इतना वेल डिफाइंड है ना कि एक बाउंड्री है, उसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। आप इतना वेल डिफाइंड सिलेबस शायद किसी दूसरे पीएससी का नहीं है। किसी आयोग में पेपर ऐसा 1 नहीं। भी देखें जी, पेपर 2 भी देखेंगे तो एकदम स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इस टॉपिक से इतने सवाल आएंगे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप उसी को पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं, आपको सब पे बैलेंस वर्क करना है। तो पेपर 2 के लिए मैंने झारखंड के लिए जो 2-3 बुक आती है स्टैंडर्ड बुक, मैंने वही रेफर किया था। जैसे मनीष रंजन सर का एक बुक है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, मैंने इंग्लिश रेफर किया था। उसके बाद एक उड़ान पब्लिकेशन की एक झारखंड की बुक आती है, वो हिंदी में ही आती है, तो मैंने उससे हिंदी से ही पढ़ा था। अच्छा। सीएमपी मुझे उसमें अच्छा लगा था पढ़ने में, तो मैंने उससे पढ़ा था। इसके अलावा मैंने एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है झारखंड के लिए, तो उससे मैंने झारखंड हिस्ट्री पढ़ा था अच्छे से। इसके अलावा मैंने किया था क्राउन पब्लिकेशन का एक
झारखंड, लेकिन वो प्री के लिए उतना काम नहीं आई, लेकिन उसका काम मतलब मेंस में थोड़ा बहुत फायदा मिला उस समय। बाकी इसके अलावा झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों मैंने एग्जाम से पहले कर लिया था, क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला था, उससे पहले आ गया था, तो मैंने उसे भी कर लिया था। पढ़ लिया। ये पेपर 2 के लिए मैंने कुछ किया था, और पेपर 1 के लिए मैंने जो लास्ट के सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस किया था। जैसे 15 नंबर का करंट अफेयर हो गया, और फिर 15 क्वेश्चन थे मिसलिनियस थे, ह्यूमन राइट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, तो ये सब मैंने नोट्स बना लिए थे लास्ट के थे। वो ज्यादा और मार्क्स इसके से अलावा आ सकता था। जी, मैंने मतलब पेपर 1 का अगर हम सिलेबस देखें ना, तो ऐसा है कि जो 40% का सिलेबस है उसमें आपके 60% तो क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब वहां पे अगर आप कम इनपुट भी देते हैं तो आउटपुट बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर देखें हिस्ट्री 15 नंबर का है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 5-6 बुक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एंशिएंट है, मेडिकल है, मॉडर्न है, मॉडर्न है। प्रीलिम्स में। लेकिन वही आप लास्ट के सेक्शन पढ़िएगा, वो बहुत कम समय में हो भी जाएगा, जिससे सवाल बन भी जाएंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई जरूरी नहीं है कि आप कितना भी बुक पढ़ ले उससे सारे सवाल बनेंगे। बनेंगे, इसके अलावा रह जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के लिए मैंने यूपीएससी का 25 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था पेपर 1 के लिए। अच्छा, पेपर जी 1 के लिए आप और फॉलो किए। हाँ, और इसके अलावा मैंने घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है, पीएससी का क्वेश्चन, जो भी डिफरेंट आयोग में सवाल आए हुए हैं, तो घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग निकाल दिया, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए वो दोनों सॉल्व किए थे। अच्छा, तो ये आपकी प्रीलिम्स के लिए तैयारी मैं काफी मैंने अच्छी इतना कुछ रही। किया। आपका कितना स्कोर आया पीजी? मैम 270 के आसपास में स्कोर कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो टेंशन फ्री होके मेंस की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। जी मैम, मैं एग्जाम दे के ही मतलब तैयारी स्टार्ट कर दिया था मैम। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपका मतलब आप पीटी लिख लिए, उसके बाद मेंस की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने रीजनल लिटरेचर पेपर किसे रखा? मैम जो मेरा जीएस पेपर था ना, वो मैंने प्रीलिम्स से पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन एक लैंग्वेज पेपर ऐसा था पेपर 2, वो मैंने तैयार नहीं किया था। तो अगर जो पहला पीटी मई 2 को होने वाला था, अगर उसमें होता तो मैं इंग्लिश ले लेता। अच्छा अच्छा। लेकिन जब वो पोस्टपोन हो गया, कोविड की वजह से जब पोस्टपोन हुआ, तो फिर मैंने कोटा ऑप्ट किया। कोटा मेरी अपनी मदर टंग है और घर में हमारी कोटा में ही बात होती है। अच्छा, तो फिर मैंने कोटा उसके लिए जो मई का पूरा 1 महीना मिला, उसमें मैंने कोटा पूरा तैयार किया, और उसके बाद से कोटा को ये बहुत अच्छे तरीके से किया बुक से, और घर में बात होती रहती है। मेरे मम्मी ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि बात हमेशा कोटा नहीं होती है, घर में मम्मी पापा या भाई बहन से। आपको एक माहौल हो गया कि आपको लिखने के लिए ज्यादा जैसे सोचना है, तो कोटा में आप सोच सकते हैं। हाँ, जी जी मैम, कोटा ट्रांसलेशन का के लिए जरूरत नहीं पड़ा। जी मतलब जी, जैसे हिंदी से बस वही खोटा में लिखने का। ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आप खोटा में नहीं 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 नहीं, जी जी बिल्कुल। तो खोटा में जैसे आप एग्जाम लिखे, तो कुछ खास स्ट्रेटजी अपनाए क्वेश्चन आंसर करने के लिए? मैम मेरा जैसे कि प्री के पहले मैंने कोटा सिलेबस कर लिया था, वो जो 3 महीने का ड्यूरेशन मिला मुझे। इसके बाद मैंने मैम जैसे प्री जैसे खत्म हुआ, तो हम रोज कोटा में 1-2 पेज का कुछ भी रैंडमली लिखते थे, या तो जीएस का ही कोई टॉपिक हो गया, या करंट अफेयर जो हो रहा है उसके बारे में 1-2 पेज का ऐसे टाइप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। कोटा का 10 मिनट मैक्सिमम लगता है, तो उससे कोटा लिखने में आसानी हुई थी। अच्छा और अच्छा। उससे जी, हाँ बोलिए। ये बताइए कि आप मेंस पेपर की तैयारी कैसे किए? चारों जीएस के लिए आप क्या खास किए? मैम मैंने अपनी सिविल सेवा की तैयारी 2018 से स्टार्ट की थी। उस समय में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मकसद वही था कि यूपीएससी का सिलेबस एक कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले मैम मैंने मुरनाल सर का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने यूट्यूब पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है पूरा। वो फ्री टू ऑल है, कोई भी जाकर उसको देख सकता है। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने वहां से कर लिए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने स्पेक्ट्रम का राजीव अय्यर सर का एक बुक पढ़ा था,
वो भी सिलेक्टिव पढ़ा था जी। हाँ, राजीव वेली का बुक है। ज्योग्राफी के लिए मैम उन्हीं के चैनल प्रांजलि मैम है, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया है, तो मैंने वहां से किया था। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 और 12 का एनसीईआरटी का नोट्स बनाया था। पूरा मतलब हमारे जेपीएससी सिलेबस में, अगर हम जेपीएससी का सिलेबस देखें तो वो पूरा 11 और 12 का एनसीईआरटी है सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, तो वो वहाँ पे उसका मैंने नोट्स बना लिया। अच्छा। और इसके अलावा मैंने झारखंड हिस्ट्री किया था, और जो 2 सेक्शन और हिस्ट्री बचता है मेडिवल और एंशिएंट, उससे मैंने बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी की थी। अच्छा, आप मॉडर्न पे फोकस किए थे? जी मैम, मैंने मॉडर्न पे अच्छे से किया था और झारखंड जी के बहुत अच्छे से किया था। बाकी एंशिएंट के जैसे मैम मौर्य कर लिया था, गुप्ता कर लिया था, मेडिवल में शेरशाह सूरी कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म्स कर लिया था, अकबर और औरंगजेब कर लिया था, तो वहाँ से कुछ सेलेक्टिव स्टडी किया था मैंने। हाँ, सेफ जोन में रहना अच्छा है। जी। तो आप ये हाँ बताइए। झारखंड जियोग्राफी में मैंने किया था, जो टीटी के लिए जो बुक हमने पढ़ा है उसी से उसमें सारा कंटेंट मिल जाता है झारखंड जियोग्राफी का। ये तो मैम पेपर 3 हो गया। इसके बाद पेपर 4 में जो पॉलिटी है वो मैंने लक्ष्मीकांत से नोट्स बना लिया था, जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है हर टॉपिक पे मैंने 1-2 पेज का नोट्स बना लिया था लक्ष्मीकांत के बुक से। और ऐसे ही गुड गवर्नेंस पे ही और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मैंने इंटरनेट से नोट्स बना लिया था, क्योंकि उसका बुक उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कंटेंट। तो मैंने ऑनलाइन इंटरनेट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अपने अपने आर्टिकल होते थे टॉपिक पे, तो मैंने वहां से अपना नोट्स बना लिया था पेपर 4 का जो भी टॉपिक्स है। पेपर 5 इकोनॉमिक्स का बेसिक मैंने वही मुन्नाल सर के वीडियो से कर लिया था, और उसके बाद मैंने नोट्स बना लिया था अपने से। रमेश सिंह का एक बुक आता है इकोनॉमिक्स के लिए, हाँ, इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह की बुक। तो वो बुक मैंने नोट्स बनाने के लिया था, लेकिन वो बुक उतना काम नहीं आई, मतलब जेपीएससी के लिए ऐसा कुछ है नहीं है, वो बहुत बोर करने वाली बुक है। हाँ, तो देखी हूँ जी, नोट्स बनाने के लिए मैंने वही इंटरनेट का सहारा लिया। जो भी टॉपिक पढ़ना है वो इंटरनेट पे आप टॉपिक लिख के यूपीएससी या सिविल सर्विस लिख लीजिए, वो बहुत आर्टिकल आ जाते हैं हिस्ट्री के या बैजूस के, सेलेक्ट करके अपना बना के। हाँ, तो मैंने वहाँ से नोट्स बना लिए थे इकोनॉमिक्स के लिए चारों सेक्शन के लिए। झारखंड इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कंटेंट का कमी है, और कुछ ऐसे टॉपिक है कि उसका कंटेंट कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। सही। उसके लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन का जो इनसाइड झारखंड है वहाँ पे कुछ कंटेंट मिला, कुछ आपके बजट झारखंड के बजट से टॉपिक मिलते हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो इसी तरह मैंने झारखंड इकोनॉमिक्स किया था। इसके बाद पेपर 6 साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा मैम, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। फिजिकल साइंस क्लास 11 और 12 का एनसीईआरटी बुक में एकदम चैप्टर वाइज दिया हुआ है। हाँ, पूरे साइंस एंड टेक में सबसे आसान फिजिकल साइंस ही है मैम, मतलब कोई चाहे तो अगर 2-3 दिन में भी कर सकता है। कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं इसलिए आप बोले कि 2-3 दिन में किया जा सकता है, पर आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए इतना इजी नहीं है कि वो 3 दिन में साइंस कर ले। मेरे लिए हो सकता है मैम कि इजी रहा हो। हाँ। उसके बाद बायो भी मैम मतलब पूरा एनसीईआरटी का क्लास 11 और 12 का 5-6 सब्जेक्ट इन्होंने कॉपी कर लिया है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। पूरा नोट्स मैंने बना दिया था साइंस के लिए भी, लेकिन बायो में हमेशा ये दिक्कत रहा है कि वो सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते हैं लंबे, उससे पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर बायो का सिलेबस देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल साइकिल, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें 40 नंबर में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन जेपीएससी ने हमेशा एकदम छोटा टॉपिक उठाकर 40 नंबर का क्वेश्चन बनाया है। छोटा टॉपिक को उठाकर चैलेंज लोग के पास टॉपिक है, तो लगेगा नहीं कि विटामिन से 40 नंबर का सवाल बनाया जा सकता है। 6 से जेपीएससी में भी पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया गया, इस बार भी कुछ वैसा ही किया विटामिन क्या। तो मैम मतलब एक सलाह हम ये भी देंगे कि जेपीएससी का जितने भी टॉपिक मेंशन है मेंस के सिलेबस में, आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझे, आपके पास किसी सब टॉपिक पे कम से कम 2-3 पेज का कंटेंट होना चाहिए, ताकि आप 5-6 पेज लिख सके। सही बात बोले। अच्छा प्रदीप जी, हाँ बताइए। बाकी 2-3 सेक्शन है मैम, जैसे इन्वायरमेंट साइंस का। हाँ,
मैंने वो भी आप इंटरनेट से मैंने इग्नू और NIOS के कुछ बुक से इनका नोट्स बनाया था, और वो आसान थोड़ा सा है, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो उस पर लिखा जा सकता है इन्वायरमेंट साइंस पे। इसके अलावा मैम जो लास्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर पे है कि आपका जो करंट अफेयर है उस पर कितनी पकड़ है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये पूरा करंट अफेयर है, और आप कितना अप टू डेट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो एक सेक्शन और है एग्रीकल्चर साइंस में, वो भी मतलब मैंने नेट से कर लिया था, कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजी थी म्यूनिसिपल सीवेज वाला, या फिर जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह था, तो उसका मैं नोट्स बना लिया था इग्नू के मटेरियल से और NIOS के मटेरियल से। तो मैम मेरा यही स्ट्रेटजी था कि जो भी टॉपिक है उसका मेरे पास कंटेंट होना चाहिए 2-3 पेज का। उसके बाद मैंने मैम अपनी जो स्टडी है या जो रिवीजन है, वो बस मैंने अपने नोट्स पे फोकस कर दिया, उसके बाद मैंने कभी गया ही नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छा आप सारा डिटेल बताएं। तो आप चूंकि ऑलरेडी सर्विस में थे और JPSC का इतना वास्ट सिलेबस, तो आप टाइम कैसे मैनेज किए? क्योंकि आप जितना बुक्स बताएं, जितना नोट्स बोले आप खुद बनाएं, तो बहुत टाइम टेकन, और आप जैसे बोले 18 से जुड़े हुए हैं, तो आप इतना मतलब नोट्स बनाना, याद करना कैसे मैनेज किए इतना सारा चीज? मैम बोला जाता है कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है, तो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। एक ही चीज है कि आप, ये थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है और आपको रास्ते से भटकना नहीं होता है, क्योंकि 2-3 साल तो मिनिमम लग ही जाता है, और उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हमें क्या करना होता है, मतलब हमारा फोकस एम वही होना चाहिए, जो अंतिम रिजल्ट है उस पर फोकस होना चाहिए। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम ये है कि सबके लिए 24 घंटे ही है, और जैसे कि मेरे साथ ये था कि मेरी जॉब 9 to 6 वाली थी, तो 10 घंटे में जॉब के लिए देता था, लेकिन मुझे ये भी था कि मुझे अगर अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करना है तो 5-6 घंटा अलग से भी निकालना होगा। तो हाँ, तो मैंने वो एक स्ट्रेटजी यही रखी थी कि हर रोज कम से कम 5 घंटे निकल जाए मेरे लिए पढ़ाई के, और जो वीकेंड में या छुट्टी है उसमें मैं 8-10 घंटे कर लेता था पढ़ाई। और इसमें मैंने एक चीज ये है कि इस पढ़ाई के दौरान में मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अचानक से 2 दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए और 24 घंटे में 20 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन रुक गए, तो वो कोई फायदा नहीं होता है। जी जी। तो मैंने इस बीच मतलब पढ़ाई में मेरी कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा रही, शायद यही एक वजह हो सकती है कि ये रिजल्ट हुआ। और पढ़ाई के दौरान भी मैम बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, जैसे सोशल ऑब्लिगेशन, बहुत सारा बात, पार्टी या फिर किसी की दोस्त की शादी, बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ा, नहीं जा पाए। ये बहुत बड़ा बात बोले, क्योंकि एक तो आप जॉब में 9 to 6 आप बोले जॉब में, उसके बाद 5 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर रहे। अगर आप उन सबको भी इन्वॉल्व कर लेते तो शायद आज आप यहाँ पहुंच ही नहीं। जी जी मैम, कई बार हुआ कि घर में बोलते थे कि तुम घर नहीं आ पा रहे हो होली दिवाली में, ऐसा भी क्या जॉब है, अगर घर में ही समय नहीं दे पा रहे हो। बहुत लोगों का माता पिता समझ जाते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाते थे इस चीज को। हाँ हाँ, वो तो सही बात बोले जी। तो फिर उनको समझाना होता था कि काम है ये है। और मैंने मतलब ये चीज है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो मतलब पूरा गांव, प्रखंड और जिला को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम जितना कम लोगों को हो सके बताएं, उतना और आप बेहतर है। अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर बताते हैं तो प्रेशर आता है कि वो बार बार कभी भी मिलेंगे तो पूछेंगे या कुछ। तो मैं कभी भी किसी को बहुत मतलब मुश्किल से 10-15 लोगों को ही पता हो कि मैं तैयारी भी कर रहा था जॉब की। अचानक से रिजल्ट आया तो फिर सबको पता चल गया कि कुछ और कर रहे थे जॉब के साथ साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप इतना मैनेज किए लाइफ में और इतना अच्छा जल्दी अचीव किए, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं पर बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते, पर आप खुशकिस्मत है कि आप मेहनत किए, जॉब में रहते हैं और अचीव। मैं ये जॉब के साथ एक कुछ और चीज है, ये तो मतलब जॉब के बाहर हो गया कि आप 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप ऑफिस में भी रहते हैं तो वहाँ भी कुछ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ऑफिस में कभी कभी क्या हो ही जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, तो उनसे
बचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि मैम जनरली इंजीनियर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हैं, तो हमारी जरूरत नहीं भी होती है लेकिन हमें मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ता है। हाँ तो वो सबको आप जितना अवॉइड कर सके या मिनिमम कर सके वो किया जाना चाहिए। और फिर जो लंच आवर होता है या फिर टी ब्रेक होता है उसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पे आप उस जो टाइम मिलता है, जैसे लंच ब्रेक 1 घंटे का हमारा होता है, टी ब्रेक 15-20 मिनट का होता है, तो वहाँ भी 1.5 आवर हम लोग निकाल सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ पे क्या है कि आप बुक लेकर तो नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में कंटेंट है, आप मोबाइल से पढ़िए। बुक से आप अपना नोट्स स्कैन करके लग लीजिए, वो कर लीजिए, या कोई पेज सीरीज लगा लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे क्विज सॉल्व कर लीजिए। मतलब उस समय का सदुपयोग किया जा सकता है। और ये कंटिन्यू होना चाहिए। जी जी। प्रदीप जी, अब आप ये बताइए कि रेनेसा इस चैनल से आप कब से जुड़े हैं? मैम मैंने जब मैंने मेंस एग्जाम दिया तो उसके बाद मतलब मेरा पेपर कैसा गया इसका मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा। बस मेरा पेपर 2 थोड़ा सा खराब गया ये मुझे पता था, क्योंकि मैंने उसमें 10-15 नंबर का अच्छे से लिख नहीं पाया था लास्ट में। टाइम कम था तो मैंने बस बुलेट पॉइंट पे उसके आंसर लिख दिए थे। एक राइटर के जीवनी के बारे में लिखना था तो मैंने बस बुलेट पॉइंट पे उसको लिख दिया था। जबकि वैसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम कम था तो मैंने वैसे लिख दिया था। तो उसी दिन पता चल गया कि मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं गया। उसके बाद पेपर 3 से 6 कैसा गया, मैंने अटेम्प्ट सारे लिए हैं लेकिन कितना अच्छा लिखे ये पता नहीं चल रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही कि क्या रिव्यू आ रहा है या क्या एनालिसिस कर रहे हैं कोचिंग वाले सर या जो भी मेंटर्स है, तो फिर रवि सर का वीडियो मैंने वही देखा, मेंस का वो बता रहे थे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा आंसरिंग होना चाहिए। फिर उसके 2-3 दिन बाद सर ने बोला कि वो इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, इसी वीडियो में ही उन्होंने बताया था। तो फिर मैं सर से मैसेज किया कि सर इंटरव्यू प्रोग्राम के मुझे ज्वाइन करना है, आप प्रोसेस बताइए। तो फिर उन्होंने कुछ दिन बाद शायद होली के 1-2 दिन बाद ही इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जुड़ा रहा इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो आपको सर का इंटरव्यू प्रोग्राम कैसा लगा? क्योंकि वो तो एक मॉक इंटरव्यू से 1-1.5 महीना पहले से अरेंज करवाए थे, तो आपको उसका कितना बेनिफिट फील हुआ और क्या प्लस पॉइंट रहा इसका, थोड़ा बताइए। मैम इससे पहले जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए थे, 5-6 इंटरव्यू मैंने दिए हैं, लेकिन वो सारे टेक्निकल पोस्ट के लिए थे। अच्छा इंजीनियर के लिए या फिर एक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के लिए दिया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स में, तो वो सब सारे टेक्निकल थे। और झारखंड पीएससी या सिविल सेवा का ये मेरा पहला इंटरव्यू था। अच्छा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें मैंने ये देखा कि इस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर देने होते हैं। जबकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का टेक्निकल था कि मेरे से टेक्निकल आंसर ही आते थे। जैसे कि अगर उस समय जैसे झारखंड में कोल क्राइसिस चल रहा था इंडिया में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा बैकग्राउंड भी है, कोल का, हम लोग कोल के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। बीएचईएल में भी हम मतलब जॉब में भी यही थर्मल पावर इंजीनियरिंग की थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कोल क्राइसिस क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम इंटरव्यू में इतना टेक्निकल आंसर देंगे तो वो शायद सुनेंगे नहीं या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि शायद उनको नहीं रहता। तो मेरे साथ ये दिक्कत आ रही थी, तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय रवि सर ने बताया था कि आप न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर है, ये सब पे फोकस कीजिए। वो जिस तरह का राय देते हैं या जिस तरह का कंटेंट वहाँ पे डिस्कस होता है, इंटरव्यू बोर्ड में उस तरह का ही कंटेंट बताइए, मतलब जिससे कि किसी भी लेमैन को ये समझ में आ जाए कि ये क्यों हो रहा है। जैसे उस समय एक रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था, या ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, गर्मी में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, तो ये सब रीजन देने थे। और अगर हम टेक्निकली बात करते तो रीजन यही होते हैं, लेकिन और भी एडवांस हो जा रहा है। तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। हाँ जी, मतलब उस बैकग्राउंड के अगर इंटरव्यू लेने वाले हो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक जनरल जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको शायद समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे सर ने जो नोट्स प्रोवाइड कराया था वो बहुत ही अच्छे से, मतलब एक लेमैन को समझ में आ गया। तो जो सारे सर ने दिए थे, चाहे वो झारखंड इशू के हो या ट्राइबल इशू हो या फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल हो जी,
तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और उस समय मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ा करता था। और यही सबसे मैं इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपरेशन हो गया था। लकीली बोलिए कि अमिताभ सर का बोर्ड था, इंटरव्यू 5 मिनट ही चला था, तो वहाँ भी ये सब टॉपिक के सवाल नहीं आए जो मैंने तैयारी किए थे, लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया मैम। मुझसे इंटरव्यू का तैयारी करने से एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया था, वो इंटरव्यू में हेल्प किया। अच्छा, अब तो मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, तो मॉक इंटरव्यू काफी अच्छा दे रहा था। जी मैम, आप भी थे शायद, 2 इंटरव्यू मैंने दिया था मैम। हाँ, 2 मॉक इंटरव्यू आपका काफी अच्छा रहा था, मतलब हर वे में आप अच्छा बोल रहे थे, चाहे कोई भी सेक्शन आपसे पूछा जा रहा था आप अच्छा कर रहे थे। हाँ जी जी। अब ये बताइए कि आप, और मैम मेरे साथ हो रही थी कि, हाँ बोलिए। जी, कि उस समय सारे जितने भी मेंस निकाले हुए थे कि जाके फिजिकल मॉक ले रहे थे रांची में। तो उस समय मेरे पे एक प्रेशर आ गया था कि सारे लोग ले रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए जल्दी जाके, लेकिन फिर यहाँ उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था जॉब के साथ। तो फिर मैंने मॉक इंटरव्यू ही दिया और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ कॉन्फिडेंस का कमी है या कुछ है, तो फिर मैंने डायरेक्ट जाके 12 को इंटरव्यू था, मैंने 11 को रांची पहुंच के डायरेक्ट इंटरव्यू दे दिया था। और इतना अच्छा रैंक मिल गया आपको। जी आप बिल्कुल कहीं मैम। से डाइवर्ट नहीं हुए, जो आप कंसंट्रेट थे, आप एक ही बार में यहाँ मॉक इंटरव्यू दिए, डायरेक्ट दिए और काफी अच्छा आपको बेनिफिट रहा। नहीं तो फिर अलग अलग राय से भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, और लास्ट मोमेंट में ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल मैम। अच्छा, आप रिजल्ट देखें या फैमिली मेंबर्स देखें? मैम तो रिजल्ट तो मैम ये आउट हो गया था कि 1 घंटे में रिजल्ट आ रहा है। हाँ, बहुत प्रेशर बना दिया तो था। उस समय, जी मैंने ही मैम रिजल्ट मैंने पहली बार अपना ही देखा। मेरा टाइटल साहब है, तो जो भी पहले हम एग्जाम देते थे तो प्रदीप साहब सर्च नहीं करते थे क्योंकि बहुत सारे प्रदीप आ जाते थे। तो मैं जनरली कोई भी रिजल्ट का पीडीएफ में अपना टाइटल, क्योंकि नेशनल एग्जामिनेशन में वो टाइटल बहुत कम आता है। हाँ हाँ। तो जब झारखंड वाले में चेक किए तो साव टाइप किए तो 2-3 साव आ गए, लेकिन मेरा नहीं आया। क्योंकि वो बीच का पीडीएफ था और बीच के पीडीएफ के बाद से वो अगला वाला ले रहा था। तो अच्छा एक मिनट के अच्छा। लिए डाउट हुआ कि क्या रिजल्ट नहीं हो रहा है। फिर जब पहला पेज आया तो देखे कि यार 25 आया। फिर रोल नंबर मिला है तो हाँ मेरा ही नाम था। फिर उसी समय मेरा एक छोटा भाई है, वो फोन किया कि आपका रिजल्ट हो गया है। तो फिर उसको हम अपना मेंस का एडमिट कार्ड भेजे, बोले कि रोल नंबर मिला के देख लो एक बार कि मेरा ही है कि नहीं। तो मेरा ही वो है फिर कि नहीं? बताया कि वही है। और एक सफलता में मैम मेरे 2 भाई है, छोटे भाई, उनका बहुत सहयोग रहा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ घर में, लेकिन लगभग पिछले 10 वर्षों से घर से बाहर ही हूँ। अच्छा तो अच्छा। जो भी पारिवारिक जिम्मेदारी है मेरे दोनों फिर छोटे भाइयों ने बहुत तो अच्छे भाइयों से ने भी, निभाया। हाँ। और इस सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, परिवार का सहयोग के बिना सफलता अधूरी हो जाती है, और अगर यदि परिवार पॉजिटिव सपोर्ट करे तो कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। और प्रदीप जी ये बताइए कि जो हेलो। झारखंड में हमेशा इशू बना रहता जी है जी एग्जाम मैम। को लेकर, बहुत सारे विवाद आते हैं, 7th में भी आए, तो वैसे में स्टूडेंट काफी डाइवर्ट होते हैं जिन्हें एग्जाम लिखना होता मैम है। आप सुन पा रहे हैं? यस। जी जी। तो ऐसी मैम परिस्थिति में स्टूडेंट को कैसे बच, परिवार का सहयोग तो मैम हमेशा से रहा है। मम्मी पापा हो गए या परिवार के अन्य सदस्य हो गए, उनका हमेशा से सहयोग रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरे दादाजी का बहुत अहम योगदान रहा है। भले ही आज वो मेरी सफलता पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं मैम, वहाँ पे जनरली कोई इंजीनियरिंग या फिर सिविल सर्विस की नहीं सोचता है। हाँ, मैक्सिमम ग्रुप डी या ग्रुप सी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसी पे रह जाते हैं। तो इस सफलता का श्रेय मैं ये भी बोलूंगा कि परिवार के हर एक सदस्य को है। और ये बस मेरी सफलता नहीं है, मेरे गांव के, मेरे समाज की सफलता है। क्योंकि आखिरकार उन्होंने ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने गांव से, अपने समाज से। तो ये सफलता मैं उनको समर्पित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उम्मीद करेंगे कि आगे भी अपने गांव परिवार के लोगों को
आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में कि आइए जिस क्षेत्र में जाना है मोटिवेट करें, हेल्प करें, ऐसा करना चाहिए। अच्छा प्रदीप जी ये बताइए। जी मैम मेरी हाँ बोलिए। जी मैं यही जब मैंने पहली बार इंजीनियरिंग की, बीआईटी सिंधी एक गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड का, हाँ हाँ। तो फिर बहुत सारे लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होने लगा, हर साल एक दो लोग आते आते गए, तो अच्छा। रास्ता मिल गया है, लोग अब आ रहे हैं। हाँ, तो आप अब एक मुझे उम्मीद रास्ता है कि बता सिविल सर्विस का जो मैंने एक रास्ता खोला है अपने गांव या समाज में। जी मैम। हेलो। हाँ हेलो एक मिनट, कुछ इशू हो रहा था बार बार। जी मैम अभी आवाज आ रही है मैम आपकी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप जेपीएससी में अक्सर विवाद देखे ही है ना, जितना भी फर्स्ट से लेकर 6 जेपीएससी और आपका 7 जेपीएससी में जी भी विवाद रहा, तो स्टूडेंट इस विवाद से कैसे बचे, जी ऐसा कोई उपाय है? मैम कोटा में एक कहावत है कि ना खेलेंगे ना ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। तो झारखंड में कहीं ना कहीं यही चीज होता है, एक बड़ा एक ग्रुप जो चाहता नहीं है कि कभी एग्जाम हो, शायद वो जान के ऐसा करते हैं या अनजाने करते हैं, लेकिन आखिरकार वहाँ के स्टूडेंट को ही इसका भुगतान करना पड़ता है। पड़ता और है। स्टूडेंट को ये भली बात ही समझना चाहिए कि आज के युग में, इंटरनेट के जमाने में या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो रहा है, गुड गवर्नेंस है, तो ये सब पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट के हाथ में उनकी पढ़ाई है, उनकी मेहनत है, उस पर फोकस करना चाहिए। और जो इस सिस्टम का पार्ट बनने वाले हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और उन पे आपको अगर भरोसा नहीं है कि वो अच्छे तरह से करा रहे हैं, तो फिर आपको वो एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाता जिस है। प्रोसेस पे आप विश्वास नहीं कर सकते फिर उसका निकाल कोई फायदा नहीं है। तो हाँ आपको विश्वास रखना ही होगा, वो एक संवैधानिक संस्था है। और वो भले ही कुछ विवाद रहे हैं लेकिन वो पहले रहे हैं। भविष्य में अभी जैसे 7th में बहुत कुछ अच्छा हो गया है सिस्टम, आगे आशा है कि और अच्छा बहुत हो जाए जो बहुत कम, पहला 11वीं ऐसा वैकेंसी आने जेपीएससी जो वाली है। कम टाइम में हो गया है, पहला ऐसा जेपीएससी जी जो जी कम जी। हुआ है। तो अब जो अब आपसे जो एग्जाम्स होंगे हमें यही मान के चलना चाहिए कि अच्छी तरीके से और समय पे होंगे, इसलिए हमें हमारी तैयारी को अपनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अब आप आपके साथ और बहुत। कोई भी कंपटीशन में एक तरह का युद्ध है, मतलब मेरी तैयारी में कोई भी कंपटीशन जो है एक तरह का युद्ध है। आपको उस युद्ध को लड़ना है। आप कैसे लड़ रहे हैं, मतलब आप अपनी तलवार तेज कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ग्राउंड जो था गीला था, या फिर उस दिन हवा चल रही थी तेज, मेरे अगेंस्ट में हवा चल रही थी, तो आप ये सब नहीं बोल सकते। आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। सिविल सर्विस में आपकी लड़ाई औरों से नहीं होती है, दूसरों से नहीं होती, आपकी लड़ाई अपने आप से होती है। अब कितना आपका तैयार है। आने वाला कल आपके बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए, तभी आपका फिर रिजल्ट होगा। सही बात बोले। अच्छा ये बताइए कि आप जी बन चुके हैं अधिकारी, आप युवा वर्ग को कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो भी आगे आए और अपना एक पद बनाए, अपना पहचान बनाए, उसके लिए आपके क्या सजेशन है? मैं अपने सारे भाइयों बहनों को यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विस या कोई भी इस तरह का जॉब बस आपका करियर नहीं बनाती है, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके गांव का एक नाम बनाती है। तो जितना भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं इससे दूर रहें। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, डीएसएलआर आ गया है, बाइक आ गया है, आजकल ड्रोन कैमरे आ गए हैं, शराब है, नशा है, सोशल मीडिया है, ये सब जितना दूर हो सके दूर रहें। जो 25 से 30 साल का एज होता है इसमें जितनी मेहनत करके पढ़ाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं बना ले। बाकी चीज़ें करने के लिए पूरा जिंदगी बचा हुआ है, वो बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेहनत करने का जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रहा है उसका लाभ उठाना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बाद में हो जाएगी आराम से। तो अभी फुल फोकस होके तैयारी करनी चाहिए एग्जाम की। जिस फील्ड में भी है, अगर परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं आप, जिस फील्ड में अपना बेहतर देने का कोशिश करना चाहिए। भले ही वो स्वरोजगार हो
आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे फील्ड में अपना बेस्ट देने का कोशिश करना चाहिए हमें। चलिए बहुत अच्छा। प्रदीप जी ये बताइए कि अब तो आप अधिकारी बन गए हैं, पुलिस सेवा में आ गए हैं, तो आप झारखंड में किस प्रकार का जी चेंज करना चाहेंगे जहां आप जाइएगा? मैम, मैंने कुछ वर्षों में मैंने ये देखा है कि सिविल सेवा हो या फिर सरकारी अधिकारी हो, और जनता के बीच एक कहीं ना कहीं दूरी सी आ गई है। अभी भी अगर देखा जाए तो लोग सरकारी ऑफिस में या तो किसी मिडिल मैन के थ्रू जाते हैं, या तो फिर अपने गांव के रिप्रेजेंटेटिव, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या किसी पढ़े लिखे लोगों को लेके जाते हैं। अगर हम पुलिस में ही बात करें तो अगर आप थाना भी जा रहे हैं तो आप गांव के लोग किसी को लेके जाते हैं, वो खुद से जाना चाहते नहीं है, या फिर उनको डर लगता है, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, हाँ, किसी को लेके जाते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे हो। तो हाँ, ये एक चीज मैं कोशिश करूंगा, मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ, ये चीज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये ना हो। लोगों को, जो अधिकारी है या जो सरकार है, वो लोगों की सेवा के लिए है, हम जनता की सेवा के लिए है। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि बेसिक होकर लोग किसी भी सरकारी ऑफिस में आए, अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार को लेने के लिए आवाज भी उठाए। ये पहली कोशिश रहेगी। बाकी मैम, पुलिस सेवा है तो अब सेवा ही लक्ष्य है, तो जनता की या फिर लोगों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सकती है वो कोशिश करूंगा, और अपने क्षेत्र में जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो सब पे काम करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सोचेंगे और ये हम लोग चाहते हैं कि आप प्रदीप जी, आप इतना अच्छा वर्क कीजिए कि आपका वर्क हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आप सबके लिए आइडियल बने, युवा वर्ग के लिए, कि प्रदीप सर जहाँ भी जा रहे हैं काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच अपने काम से पॉपुलर हुई, ये हम सब चाहते हैं। और हमारी ये भी इच्छा है कि NSIS से आप सदैव जुड़े रहें, कभी जरूरत पड़े अपने स्टूडेंट्स, जूनियर्स, उनको भी मोटिवेट करें, कभी गाइड करने की जरूरत पड़े तो आप कृपया आए, उन्हें भी गाइड करें, ऐसी हमारी इच्छा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 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 मैम। जी बिल्कुल। ठीक है प्रदीप जी, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं, और आप बहुत अच्छा कीजिए, अपना करियर बनाइए, अपना लाइफ बहुत अच्छा एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए और समाज का, देश का पूरा सेवा कीजिए, ये आपको हम लोग विश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए साइट ये का इतने अच्छे से कंडक्ट करवाया। और मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई कोचिंग या फिर मेंटोर इतना मेहनत करेगा किसी बैच के लिए या किसी ग्रुप के लिए। मतलब रवि सर की मेहनत से मैं बहुत लास्ट से जुड़ा, लेकिन मैं बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं मेरे वो इंटरव्यू के दौरान। मैं जनरली 12:30-1 बजे सो जाता था रात में, क्योंकि ऑफिस रहती थी सुबह। कभी कभी मैं देखता था 1:30 बजे रात को या 2 बजे रात को भी सर नोट्स अपलोड करते थे ऐप पे या ग्रुप पे। तो मुझे ये लगता था कि हम लोग एक्सपीरियंट है और हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, सो जाते हैं 1 बजे 1:30 बजे रात को। सर एज ए मेंटर वो 1:30-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ ये चीज़ भी एक चीज़ है कि आप बहुत अच्छे मेंटर हैं सर, और आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस इंटरव्यू प्रोग्राम में मैम। तो मैं रवि सर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ मैम, कि आपकी वजह आपका भी इसमें मेरी सिलेक्शन में आपका भी योगदान है, इसके लिए भी धन्यवाद मैम। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। एक्चुअली हमारा स्टूडेंट ही हमारा पूंजी है, और हम चाहते हैं कि हम जिस स्टूडेंट के साथ जुड़े उनका लाइफ हम लोग बनाएं, उसके साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए हम लोग अपना 100% देना चाहते हैं, और स्टूडेंट को भी इसमें 100% अपना देना है, तभी सफल। हाँ मैम, मैं आशा करता हूँ मैम अगली वाली JPSC में और बहुत सारे बच्चे, लगभग आधे बच्चे आपके ही यहाँ से हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल, कहीं इसके से लिए कोई आप अगर लोग का भी आपके सहयोग अपेक्षित है। मेंटर का फायदा उठाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया जा सकता है, बहुत कम इनपुट पे। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम।